हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग। मैं आपका नीलेश भी आप बहुत बहुत स्वागत करता हूँ सुपरफास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूपी बोर्ड का क्लास 10th का हिंदी का बोर्ड परीक्षा 2024-25। जी हाँ मेरे दोस्त, यानी जो 2025 में बोर्ड एग्जाम होगा आपका फरवरी में, उसके लिए ये हिंदी का मॉडल पेपर सेम इसी तरह इसी पैटर्न पे आप लोग का 2025 में जो बोर्ड एग्जाम होगा उसका पेपर आएगा क्लास 10th यूपी बोर्ड का। तो चलो एक एक कर हम लोग देख लेते हैं पैटर्न, और साथ ही जो आप लोग जानते हो कि आपका शुरू में 20 मार्क का एमसीक्यू भी अब आ रहा है, तो इस 20 मार्क के एमसीक्यू को भी मैं सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, चलो देखो सबसे पहले आपका पेपर का पैटर्न मैं बता देता हूं, उसके बाद एमसीक्यू को सॉल्व कराता हूं। आपका पेपर कैसे होगा, जानते हो कि आपका 100 मार्क का पेपर होता है, तो 100 मार्क में आपका 30 मार्क का स्कूल लेवल पे प्रैक्टिकल होता है और 70 मार्क का आप लोग का एग्जाम होता है, कहीं सेंटर जाता है वहां पे एग्जाम होता है। और उस 70 मार्क में आप लोग का 20 मार्क का एमसीक्यू रहेगा, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा जिसका आंसर आपको ओएमआर शीट पे देना होगा। और उसके बाद 50 मार्क का वर्णनात्मक प्रश्न होगा जिसमें संदर्भ व्याख्या से संबंधित प्रश्न, निबंध, खंडकाव्य आदि प्रश्न रहेंगे। ठीक है, तो चलो ये पैटर्न कैसा रहेगा पूरा पूरा मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आप देख सकते हो खंड अ के अंतर्गत आपका ये 20 मार्क का एमसीक्यू देख सकते हो अपने स्क्रीन पे। अभी इस एमसीक्यू को भी मैं सॉल्व कराऊंगा, लेकिन पहले फटाफट पूरा का पूरा थोड़ा पेपर बता देता हूँ कि किस किस प्रकार क्वेश्चन की नंबरिंग रहेगी और कहाँ कहाँ क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और उसके बाद देखो खंड अ में 20 एमसीक्यू हो गया। उसके बाद खंड ब में आप लोग का इसको वर्णनात्मक प्रश्न बोला गया है जो पूरा पूरा 50 मार्क का रहेगा और 20 मार्क का एमसीक्यू यानी 70 मार्क हो जाएगा। इसमें पहला प्रश्न आपका गद्यांश पर आधारित रहेगा, एक यहाँ पे गद्यांश दिया रहेगा और इस गद्यांश से रिलेटेड 3 यहाँ पे क्वेश्चन दिया रहेगा। देखो 3 क्वेश्चन, जिसमें से आपका मतलब संदर्भ बोलता है फर्स्ट लिखने को, सेकंड में कुछ इसमें रेखांकित अंश का देता है उसकी व्याख्या, और थर्ड एक नॉर्मल सा प्रश्न पूछ देता है इसी गद्यांश से रिलेटेड। ठीक है, तो इन तीनों का आंसर देने का आपको 6 मार्क मिलेगा। अब देखो यहाँ पे आपको ऑप्शन होता है कि तो ये गद्यांश करो अथवा ये करो, दोनों में से कोई एक करना होता है। देखो नीचे भी जो गद्यांश दिया है इससे रिलेटेड यहाँ पे 3 ठे प्रश्न पूछा हुआ है, तो दोनों में से कोई एक गद्यांश करना होता है जिसका आपको 6 मार्क यानी 6 मार्क मिलता है। उसी प्रकार देखो सेकंड जो प्रश्न होगा वो आपका जैसे ऊपर गद्यांश से था, तो यहाँ आपका पद्यांश से रिलेटेड होगा, यानी जो भी आपके पद्य वाले चैप्टर हैं किसी भी चैप्टर का, यहाँ मान लो कुछ लाइन दे देगा किसी चैप्टर से और इससे रिलेटेड 3 ठे प्रश्न पूछ देगा, इनका आपको आंसर देना होगा। और देखो यहाँ पे सामान्यतः संदर्भ और व्याख्या पूछता है और एक यहाँ पे नॉर्मल सा इसमें भी प्रश्न पूछता है, तो इसका आपको 6 मार्क मिलेगा। और इसमें भी अथवा रहेगा, देखो यहाँ पे आपका इस एक प्रश्न का बोला है, यानी बीच में देखो ये अथवा है और एक यहाँ पे, तो ऊपर वाला करो या नीचे वाला करो, दोनों में से कोई एक आपको करना होता है। तो आपके पास ऑप्शन होता है, मान लो एक नहीं आ रहा है तो आप एक आसानी से कर लो। ठीक है, या दोनों आ रहा है तो देख लो कि आप दोनों में से किस प्रश्न का आसानी से आंसर दे सकते हो, उसको कर लो। ठीक है, तो ये आपका ऐसा ये दूसरा प्रश्न होता है। तीसरा प्रश्न आप जानते हो कि हिंदी में पीछे आपकी संस्कृत भी है, ठीक है, जिसको आप हिंदी की संस्कृत या संस्कृत परिचायिका बोलते हो, उसमें भी गद्य और पद्य वाला पार्ट है। तो उसमें से जो गद्य वाला पार्ट है जैसे वाराणसी वाला चैप्टर है आपका, ठीक है, तो देखो यहाँ पे वाराणसी वाले से ही गद्यांश भी दिया हुआ है, ये गद्यांश और अथवा कर यहाँ भी एक गद्यांश दिया रहेगा। दोनों में से किसी एक का आपको क्या लिखना रहेगा, संदर्भ लिखना रहेगा और हिंदी में आपको अनुवाद करना रहेगा। संदर्भ लिखने का 2 मार्क, हिंदी में अनुवाद करने का 3 मार्क, यानी 5 मार्क मिलेगा। ठीक है, तो ये तीसरा प्रश्न इस प्रकार रहेगा। चौथा प्रश्न आपका रहेगा, ये आपका वही जो संस्कृत वाला है पार्ट है उसी में से, लेकिन जो श्लोक टाइप के है ना उनको पद्यांश बोला जाता है, पद्यांश बोलो या श्लोक बोलो। तो किन्हीं 2 श्लोकों को यहाँ दे देगा, उसमें से किसी एक श्लोक का आपको क्या लिखना रहेगा, संदर्भ लिखना रहेगा और इसका हिंदी अनुवाद करना रहेगा, जिसका 5 मार्क आपको मिलेगा। उसके बाद 5वां आपका पठित खंड काव्य का आपका आंसर देना होगा, यानी आपके जिले में जो भी खंड काव्य आता है उससे रिलेटेड यहाँ पे खंड काव्य खोजकर और जो प्रश्न पूछा है आपके खंड काव्य से रिलेटेड उसका उत्तर देना होगा। 5 के बाद 6 में 2 प्रश्न रहेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या 6 में क और ख। क में आप लोग का लेखकों का जीवन परिचय, 3 आपको ऑप्शन रहेगा, इसमें से किसी एक लेखक का जीवन परिचय और उसकी एक प्रमुख रचना का नाम लिखना होगा, जिसका 5 मार्क का आपको मिलेगा। और यहाँ आपका इसी प्रश्न संख्या 6 के ख में आप लोग का कवियों का जीवन परिचय लिखना होगा, यानी आपका कवि का नाम यहाँ पे मतलब देखो यहाँ पे गलत टाइपिंग है, ठीक है, यहाँ पे दिए गए कवियों में से किसी एक का आपको क्या लिखना रहेगा, जीवन परिचय और उसकी एक प्रमुख रचना का नाम, जिसका आपको 5 मार्क मिलेगा। तो 1 2 3 यहाँ 3 है, तीनों में से किसी एक का, मान लो महादेवी वर्मा का आपने लिख दिया और उनकी प्रमुख एक रचना का नाम लिख दिया तो आपको 5 मार्क मिल जाएगा।
तो यहाँ से जीवन परिचय का 5 10 मार्क होता है। उसके बाद देखो 7वां जो प्रश्न रहेगा, ठीक है, ये अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ एक कोई श्लोक लिखना होगा, ठीक है, जिसका आपको 2 मार्क मिलेगा। 8वां प्रश्न यहाँ पे 4 आपका जो संस्कृत वाला पाठ है हिंदी में ही, उसमें सारे चैप्टर से यहाँ से किसी भी चैप्टर से यहाँ पे आप 4 यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें से किसी 2 का उत्तर देना होगा और आपको 2 मार्क मिलेगा, ठीक है, 1 मार्क एक प्रश्न का। और 9 नंबर प्रश्न आपका वही निबंध से संबंधित रहेगा जो 7 मार्क का रहेगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे ये नया प्रश्न आपका जोड़ा गया था, 2024 बोर्ड एग्जाम में ही जोड़ दिया गया था, 2023-24 वाला बोर्ड एग्जाम था ना, उसी में ये जोड़ दिया गया था। और सेम ये 2024-25 के लिए भी है। 10वां प्रश्न आपका यहाँ पे क्या लिखना रहेगा, पत्र लिखना रहेगा। 2 टॉपिक दिया रहेगा, एक यहाँ और अथवा करके एक नीचे, दोनों में से किसी एक टॉपिक पे आपको पत्र लिखना रहेगा, जिसका आपको 4 मार्क मिलेगा। तो ये पूरा पेपर पैटर्न है आपका, इस तरह से पेपर पैटर्न रहेगा, ठीक है। बाकी चलो अब इसमें का जो MCQ था उसको मैं आपको सॉल्व करा देता हूँ। यहाँ ऊपर आता हूँ और जो ये 20 मार्क के MCQ है इस मॉडल पेपर के, जो अभी आप ये स्क्रीन पे ये मॉडल पेपर देख रहे हो, ठीक है, इसका जो ये MCQ है इसको सॉल्व करा देता हूँ। सबसे पहले देखो यहाँ पे पहला प्रश्न क्या है, ठीक है। पहला प्रश्न आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो कि जन्मेजय का नाग यज्ञ किस विधा की रचना है। जन्मेजय का नाग यज्ञ की विधा हमें बताना है। तो देखो जो जन्मेजय का नाग यज्ञ है ये नाटक विधा पे आधारित रचना है, ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित है। अगला है प्रश्न संख्या 2 आप लोग देख सकते हो कि मकरंद बिंदु निबंध संग्रह के रचनाकार है। ओके, मकरंद बिंदु जो ये निबंध संग्रह है इसके रचनाकार का नाम हमें बताना है, तो वो है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, ऑप्शन ए वाला ही सही है। उसके बाद अगला देखो तीसरा प्रश्न क्या है, इस संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक है। संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक कौन है भाई, तो संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक रामधारी सिंह दिनकर है। आप लोग याद रखना, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। शुक्ल युग की देखो यहाँ पे समय सीमा बतानी है, ठीक है, शुक्ल युग की समय सीमा है, ठीक है, ये हमें बताना है। इसमें ऑप्शन आप लोग देख सकते हो प्रश्न संख्या 4 के लिए। तो देखो शुक्ल युग की जो समय सीमा है 1919 से, ठीक है, 1938 ईस्वी तक मानी जाती है। तो इसके लिए भी ये सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हो 5वां, गोदान किस युग का उपन्यास है। ओके, देखो गोदान सबसे पहले तो आप जानते हो इसके रचनाकार का भी नाम पूछता है, ठीक है, तो गोदान प्रेमचंद जी की रचना है, ठीक है, आप ये याद रखना, प्रेमचंद जी का प्रसिद्ध उपन्यास है। अब यहाँ किस युग की रचना है, युग का हमें नाम पूछा है प्रश्न संख्या 5 में। तो देखो जो प्रेमचंद जी थे एक शुक्ल युगीन लेखक थे, तो शुक्ल युग की रचना हो गई, सिंपल। उसके बाद 6वां प्रश्न है, आप लोग देख सकते हो प्रश्न संख्या 6 कि रीतिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो रीतिकाल को श्रृंगार काल के नाम से भी जाना जाता है, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है, ठीक है, कि अर्धनारीश्वर के रचयिता है। ओके, अर्धनारीश्वर के रचनाकार का नाम बताना है, सुमित्रानंद, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, तुलसीदास। तो ये ऑप्शन देखो रामधारी सिंह दिनकर ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा। हालांकि अर्धनारीश्वर नाम से एक विष्णु प्रभाकर जी की भी रचना है, ठीक है, याद रखना आप लोग, विष्णु प्रभाकर की भी रचना है, उपन्यास विधा की रचना है, ठीक है। और ये अर्धनारीश्वर जो रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है वह निबंध विधा की रचना है, ठीक है। तो अर्धनारीश्वर नाम से 2 रचनाएं हैं, ठीक है। अर्धनारीश्वर जिसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर है वो निबंध विधा की रचना है, और अर्धनारीश्वर जिसको विष्णु प्रभाकर ने लिखा है वो उपन्यास विधा की रचना है। तो चूंकि यहाँ अर्धनारीश्वर के रचनाकार यानी रचयिता का नाम बताना था और ऑप्शन में रामधारी सिंह दिनकर है, तो रामधारी सिंह दिनकर आप क्लिक करोगे। अब कहोगे अगर रामधारी सिंह दिनकर और विष्णु प्रभाकर दे दे तो ऐसा कभी नहीं करेगा, किसी एक का ही दिया रहेगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 क्या है कि जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है, हमें जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है वो हमें बताना है प्रश्न संख्या 8 में, ठीक है। आंसू, लहर, झरना ये तीनों के तीनों जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, और यामा इनकी रचना नहीं है, ठीक है, यामा इनकी रचना नहीं है, ये आप लोग याद रखना। चलो उसके बाद केशवदास की रचना है, केशवदास की रचना का हमें नाम बताना है प्रश्न संख्या 9 में भाई, रामचंद्रिका, सिंपल ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बहुत ही फेमस रचना है इनकी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, यहाँ पे देख सकते हो कि अष्ट छाप के कवि नहीं है। ओके, देखो अष्ट छाप के कवियों में 8 कवि आते हैं, उनमें से इसमें से कौन से कवि नहीं है ये हमें बताना है। तो देखो ये भिखारीदास, नंददास, सूरदास, छित्रस्वामी ये सभी अष्ट छाप के कवि हैं, बल्कि ये भिखारीदास अष्ट छाप के कवियों में नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद देखो ये प्रश्न संख्या 10 तक आप लोग का क्या रहेगा MCQ में, आपके हिंदी के गद्य और पद्य से प्रमुख लेखकों और कवियों के मतलब रचनाओं और विधाओं से संबंधित प्रश्न रहेगा। उसके बाद 11 से जो 20 तक प्रश्न रहेगा, ठीक है, यानी अगले 10 प्रश्न रहेंगे ये आपके हिंदी व्याकरण से एक तरह से संबंधित रहेंगे, ठीक है। चलो तो इनको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। बाकी इन प्रश्नों को करने से पहले देखो मैं आपको एक मेरी ऐप है, मैं आपको बता दूं, यूपी
UPMSP स्टडी कर इसको आप प्ले स्टोर पे सर्च करोगे ना, या इसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। हालांकि आप प्ले स्टोर पे सर्च कर लेना UPMSP स्टडी लिखकर, ठीक है। तो ये ऐप आ जाएगी, इसको आप डाउनलोड कर लेना। और यहाँ पे हमने लक्ष्य बैच लॉन्च किया है और पिछले साल भी लॉन्च किया था। इसमें से काफ़ी बच्चे पढ़कर 90% मार्क लाए हैं। इसमें बेसिकली हम लोग क्या देते हैं कि इस साल तो मैं 2023 के जितने भी पेपर थे, हिंदी के, सातों कोड के, मैथ के, साइंस के, उसी तरह 2024 में अभी जो पेपर हुआ है, हर एक सब्जेक्ट का, हिंदी का, सातों कोड का, मैथ का, साइंस का, हर एक सब्जेक्ट का सातों कोड के पेपर का अच्छे से डिटेल में सॉल्यूशन देते हैं। उसके अलावा मॉडल पेपर का सॉल्यूशन यहाँ पे देते हैं। उसके अलावा नोट्स भी आपको मिल जाएगा मात्र 299 रुपये में। तो आप ये बैच ज्वाइन कर लेना इस ऐप पे, काफ़ी आपको स्टडी में हेल्प करेगा, आपको अच्छे मार्क लाने में, ठीक है। और कोई भी दिक्कत हो तो वहीं पे मेरा नंबर भी दिया गया है, आप कॉल भी कर सकते हो मुझे, ठीक है, या व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हो। चलो, ये प्रश्न संख्या 11 हम लोग देखते हैं। हाथ से रस का स्थायी भाव, भाई हाथ से रस का स्थायी भाव हास होता है, ये आप लोग याद रखना, ठीक है। और करुण रस काफी पूछता है, हाथ से रस का स्थायी भाव और करुण रस का। तो हाथ से रस का स्थायी भाव हास होता है और करुण रस का शोक होता है, करुणा, ठीक। चलो, इसको थोड़ा कलर बदल लेता हूँ पेन का, ये रख लेता हूँ। अगले प्रश्न पे चलते हैं भाई। अगला है प्रश्न संख्या 12 कि सोठा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती है। सीधे सीधे याद रखना भाई, सोठा के प्रथम चरण में आपकी 11 मात्राएं होती हैं। प्रश्न संख्या जो 12 है, ठीक है, उसके लिए बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी सोठा और रोला मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, तो इसके बारे में और डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ये देखो काफी फेमस है कि पीपर पात सरिसमन डोला में अलंकार है। अलंकार भी मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, कोई चिंता की बात नहीं है। बाकी अभी यहाँ आप याद कर सकते हो, काफी ये फेमस लाइन है, पीपर पात सरिसमन डोला। इसमें कौन सा अलंकार है पूछा जाता है प्रश्न संख्या 13 में, तो इसमें आपका उपमा अलंकार हो जाएगा। आगे देखते हैं, अनादि शब्द में उपयुक्त उपसर्ग है। देखो यहाँ उपसर्ग पूछा है अनादि में, ठीक है। तो देखो ये क्या हो जाएगा, अन प्लस आदि। उपसर्ग क्या होता है, जो किसी शब्द के पहले लगा होता है, तो आदि के पहले अन लगकर अनादि बन गया है, तो यहाँ अन उपसर्ग हो जाएगा। 14 का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। काफी लोग इस पे क्लिक करेंगे लेकिन ये गलत हो जाएगा, ये होगा, ठीक है। चलो, उसके बाद प्रश्न संख्या हम लोग का 15 है कि 9 रत्न में समास है। देखो 9 रत्न यानी 9 रत्नों का समूह, ठीक है, या समाहार, ठीक है, यानी ये संख्या बोधक शब्द है। प्रश्न संख्या जो 15 है, तो इसमें हमें समास पूछा है, तो इसमें आपका द्विगु समास हो जाएगा। और एक द्वंद्व समास होता है, जैसे बीच में जो हाइफन आता है, जैसे आपका माता पिता, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, आपका ये द्वंद्व समास हो जाएगा, ठीक है। लेकिन 9 रत्न जो संख्या बोधक सीधे है, उसमें द्विगु समास होगा, ठीक है। तो ये वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलो आगे देखते हैं। आगे प्रश्न संख्या 16 आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो कि अच्छी शब्द का तद्भव, ठीक है, रूप होगा। तो अच्छी शब्द का तद्भव रूप सीधे सीधे आंख आप लगा दो। आगे चलते हैं, यहाँ देखो तद मीन्स वह होता है, और वह स्त्रीलिंग का, ठीक है, यानी सी, इंग्लिश में जिसको हम लोग सी लिखते हैं। शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन रूप पूछा है, ठीक है। ओके, चलो, तो यहाँ पे देखो ये हम लोग का तद स्त्रीलिंग, शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन रूप बताना है, ठीक है। ये क्या होगा, इसको आपको तो याद करना पड़ेगा भाई, ठीक है। देखो तद का, ठीक है, इसमें वह स्त्रीलिंग वाला और पुल्लिंग वाला दोनों को आप लोग याद कर लेना, अगर 1 मार्क यहाँ चाहते हो तो, ठीक है। चलो, उसके बाद यहाँ, अच्छा इसका आंसर बताता हूँ। इसका सप्तमी विभक्ति बहुवचन रूप हमें बताना है, ठीक है। तो इसके लिए आपका ताशु, आप देख लेना, ताशु होगा, ये डी वाला आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 18, ये देखो ये 2024 में ये तीनों नए टॉपिक जोड़े गए थे, ठीक है, जिसमें आपका वाक्यों का ये मतलब स्वरूप से वाच्य, प्रत्यय और विकारी और अभिकारी शब्द 2024 में ये आपके जोड़े गए थे, ठीक है। 2025 में भी यही सेम है पैटर्न, कोई पैटर्न में चेंजेस नहीं है। तो यहाँ पे बताना है कि वाक्यों का वर्गीकरण डॉट डॉट आधारों पे किया जाता है। जो वाक्य है उनका वर्गीकरण मतलब कितने आधारों पे किया जाता है, वाक्यों का वर्गीकरण डॉट डॉट आधारों पे किया जाता है, 3, 2 या फिर 8। प्रश्न संख्या ये हम लोग की 18 है, तो सही ऑप्शन होगा 2, ठीक है। वाक्यों का वर्गीकरण 2 आधारों पे किया जाता है। इसको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, ये वाक्य का स्वरूप नामक चैप्टर है। हालांकि पिछले साल का भी पढ़ा चुका हूं मैं, लेकिन इस साल भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। उसके बाद देखो अगला प्रश्न है वाच्य, ये वाच्य से रिलेटेड है, ठीक है, कि वाच्य का भेद नहीं है। ओके, वाच्य का भेद नहीं है। वाच्य के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, ठीक। कर्तृवाच्य भी होता है, कर्मवाच्य भी होता है, भाववाच्य, ये तीनों वाच्य के भेद हैं। अब वाच्य का भेद नहीं है पूछ रहा है, तो भाई ये तो हैं तीनों, तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन जो सही होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये सब हैं तो सिंपल इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद चलो अंतिम प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यू का, यहाँ पूछा है कि विकारी पदों की संख्या है। तो देखो विकारी पद क्या होते हैं कि जिनका मतलब जैसे लिंग, वचन, कारक आदि के अनुसार मतलब जो चेंजेस जिनमें हो जाती हैं, ठीक है, तो वो विकारी पद कहलाते हैं। जैसे इसमें आपके 4 आ जाएंगे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ठीक है, ये 4 आ जाएंगे। तो विकारी पदों की संख्या कितनी है, 4।
ठीक। और एक अविकारी पदों की संख्या पूछता है तो अविकारी पदों की भी संख्या 4 है। जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया, ये 4 आपके क्या हो गए, विकारी, और उसके आगे क्रिया विशेषण आगे मतलब जो भी हो गए 4 वो अविकारी हो गए। क्लियर। हालांकि अव्यय भी अविकारी में आता है। अविकारी को ही अव्यय कहा जाता है, अविकारी को ही क्या कहा जाता है, अव्यय कहा जाता है। इसको भी मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, कोई चिंता वाली बात नहीं है। ठीक। चलो, तो ये हम लोग के हुए 20 मार्क के एमसीक्यू जिनको हमने सॉल्व कर लिया। बाकी जो मैं आपको बताया कि हमारी जो यूपीएमएसपी स्टडी ऐप है, इसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, आपके स्टडी में काफ़ी हेल्प करेगी। हालांकि अभी जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, इसके 5 दिन बाद ये ऐप मतलब प्ले स्टोर पे दिखाएगी, क्योंकि अभी थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है ऐप में। ठीक है, 5 दिन बाद आपको प्ले स्टोर पे शो हो जाएगी, आप डाउनलोड कर लेना और वहाँ पे आप लक्ष्य बैच मात्र 299 रुपये में ज्वाइन कर लेना। चलो भाई, चलो इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए थैंक यू।